भी हमने काफी सारी चीज रिवीजन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 1 जो आपका है वही संख्या पद्धति नंबर सिस्टम कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, संख्या रेखा के बारे में काफी सारे कंसेप्ट सीखे थे, नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर अगली टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं बता रहा हूँ नंबर लाइन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर एक लाइन बनाओगे, ठीक है। इस पर आप संख्याओं को लिखते हो, संख्याओं को क्रम के अनुसार लिखते हैं। जैसे बोलोगे कि सबसे पहले सर मैं 0 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप 0 के दाएं तरफ आप सभी पॉजिटिव नंबर को लिखोगे, 0 के बाईं तरफ आप सभी नेगेटिव नंबर को लिखोगे। तो इधर आप लिखोगे 1 2 3 4 5। 5 के आगे क्या करोगे, इस तरीके से आप जितना मन उतना आगे तक बढ़ सकते हो, आप तीर का निशान लगा दोगे। तीर का निशान मतलब ये अनंत तक बढ़ते जा रही है, ठीक है। बाईं तरफ आप क्या करोगे, नेगेटिव नंबर को लिखोगे बाईं तरफ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखोगे -1 -2 -3 -4, और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, तीर का निशान लगा देंगे, मतलब वो अनंत तक बढ़ते जा रहा है दोनों ही तरफ से, ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होता है, उसे यूनिट डिस्टेंस, इकाई दूरी, एक मात्रक दूरी, अलग अलग नाम है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी, जैसे मैं पूछूं कि 2 और 3 के बीच की दूरी, तो आप बोलोगे एक मात्रक दूरी, इकाई दूरी। या 0 और 1 के बीच की दूरी, तो इसे कहते हो इकाई दूरी, एक मात्रक दूरी या यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। और भी अलग अलग बिंदु के बीच की भी दूरी आप निकालने के लिए सीखे थे। जैसे मैं कह रहा हूँ 5 और 3 के बीच की दूरी बताइए। तो अगर कोई दो बिंदु दिया गया 5 और 3, इसके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है, आप कुछ नहीं करते, डिफरेंस लेते हो, घटा देते हो, बड़ा में से छोटा को घटा दोगे। तो आप बोलोगे 5 में से 3 घटाया, ये आंसर आ जाएगा 2 यूनिट, है ना। 2 इकाई आप लिख सकते हो, या 2 मात्रक लिख सकते हो, या 2 यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव ही रहे। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एक संख्या 5 है, दूसरा बिंदु -3 है, इनके बीच की अगर दूरी आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटे को घटाओगे। तो आप बोलोगे सर 5 माइनस -3, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपने पूर्णांकों का संक्रिया यानी घटाव में सीखा था। 5 में से अगर -3 घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 3 ये 8 आ जाएगा। तो 8 इकाई बोलोगे, है ना। तो आप देख भी सकते हो रिप्रेजेंटेशन करके भी कि 5 हमारे पास ये वाला बिंदु है, -3 ये वाला बिंदु है, इनके बीच की दूरी आपको दिखेगा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 0 के इधर दाईं तरफ 5, बाईं तरफ 3, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा कि जब भी आप दूरी निकालोगे ना, तो आपका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे मैं अगर कह रहा हूं कि अब आप मुझे ये बताओ बिंदु -5 और -3 के बीच की दूरी, तो आप क्या करोगे, फिर से सीधे सीधे दो तरीका है। आप बोलोगे सर 5 में से 3 घटा देंगे, आप बोलोगे 2, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बोलोगे 2 इकाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। या आप दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हो कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। तो आपको पता है कि नेगेटिव में जो नंबर जितना अधिक लिखा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा। तो ये 5, ऐसे 5 और 3 में 5 बड़ा है, लेकिन नेगेटिव में -5 छोटा है, -3 बड़ा नंबर है। तो -3 में से -5 आप घटाओगे, तो इस घटाने में आप लिखोगे -3 + 5, और यहां से आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो आप बोलोगे दूरी कितना हुआ इन दोनों के बीच का, तो 2 मात्रक हो गया या 2 इकाई हो गया। इतनी बातें क्लियर है, ये बताइए। यही सारी चीज पढ़ाई गई थी जो मेन इंपॉर्टेंट था, ये बताइए। इसके अलावा भी आपको बताया गया था कि 0 के किसी भी संख्या, आप जितनी दाईं तरफ जाओगे, दाईं तरफ संख्या बड़ी होती जाती है, बाईं तरफ जाओगे संख्या छोटी होती जाती है ना। अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जा रहे हैं, है ना, तो ये संख्या बड़ी होती जाएगी। देखो आप 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी देख रहे हो कि -3 क्या है, छोटा है, -2 बड़ा है, -2 से बड़ा -1 है। तो जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हो संख्या बड़ी होती जाएगी। आप बाईं तरफ आओगे अगर, संख्या छोटी होती जाएगी। देखो 3 से छोटा 2 है, 2 से छोटा 1 है, -3 से छोटा -4 है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में कर रखी है। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन होगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। चलिए, रिकॉल क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा गया है। पूछा जा रहा है दी गई संख्या रेखा पर एक
किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है? तो आंसर करिए, काफी कम समय लगेगा आपको। ट्राई करिए। एक कौन से दो संख्याओं के बीच में स्थित है? 0 और 2 के बीच में है क्या? 4 और 7 के बीच में है क्या? 2 और 4 या 5 और 7? ठीक है, कोशिश करो कि सभी लोग आंसर करिए, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। ये सारी चीजें अब देखी जा रही है कि आप कितना क्लास कर रहे हो, कितना पोल में आंसर कर रहे हो, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, है ना। ये सारी चीज रिकॉर्ड देखी जा रही है। ठीक है, तो आपका एक अच्छा रिपोर्ट बने, है ना, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन का आंसर सही करना है, और आंसर करना तो बहुत जरूरी है। अब सिर्फ 2 बच्चे का आंसर नहीं आया है, बाकी सभी का आंसर आ गया है, तो 10 सेकंड रुकते हैं। सिर्फ एक लोग का नहीं आया, सिर्फ एक बच्चे का नहीं आया। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन तो काफी आसान है ना, सभी लोग ने आंसर सही किया। ठीक है, एक भी आंसर गलत नहीं आया था, तो इसका मतलब आप सभी को पता है कि एक कहाँ होगा? 0 और 2 के बीच में होगा। तो संख्या रेखा पर आप देखो कि 0 पहले यहाँ लिखो, 2 आपने यहाँ लिखा, और 0 और 2 के बीच में आप यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट करोगे। ये क्लियर है क्या सभी को? ये बताइए, आगे बढ़े। ये तो काफी आसान सा था। ठीक है, आप बोलोगे सर एक हमेशा 0 और 2 के बीच में ही होता है ना, गिनती भी आप पढ़ोगे तो 0, 1, 2, है ना, तो 0 से बड़ा आप बोलोगे 1 कहाँ होगा? 0 से बड़ा और 2 से छोटा, है ना, इस तरीके से आप कह सकते हो। चलिए, तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। ठीक है, अभी करते हैं आज की नई टॉपिक, और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से आपको सीखना है। ठीक है, फ्रैक्शन यानी भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, काफी सारे उदाहरण से हम लोग सीखेंगे, डेली लाइफ के काफी सारे एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे, बाद में इसका परिभाषा पढ़ेंगे, तभी जाकर सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो सारी चीज समझिएगा। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली आपके पास एक रोटी है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि आपके स्क्रीन पर कितना रोटी आपको दिख रहा है, आप क्या आंसर दोगे? ये चैट में लिख के मुझे बताइए। आप बोलोगे सर मेरे पास यहाँ पर कितना रोटी दिख रहा है? एक रोटी दिख रहा है ना, आप बोलोगे एक रोटी है, कुल एक रोटी। ठीक, अगर हमें इसे 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटना है, तब ये तो काफी आसान है, आप इस तरीके से बांट सकते हो। मैं यहां से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो एक हिस्सा आपको दिखेगा ये वाला, ठीक है, दूसरा हिस्सा दिखेगा ये वाला। ठीक है, ये 2 हिस्से हो गए, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इन्हें 2 बराबर हिस्सों में बांटने हैं, अब ये सही है क्या ऐसे? अगर 2 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, अब इस तरीके से आप डिवाइड कर पाओगे क्या? तो अब ऐसे डिवाइड करना गलत हो जाएगा। तो इक्वल पार्ट में अगर हमें डिवाइड करने के दोनों हिस्से बराबर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे, है ना। आप यहाँ एकदम बीचों बीच इस तरीके से आप इसे कट करोगे। ठीक है, अब आपको 2 हिस्से जो दिख रहे हैं, ये दोनों आपको बराबर दिख रहे होंगे। ठीक है, ऊपर का हिस्सा मैं हरे कलर से रंग रहा हूं, ठीक है, और नीचे का हिस्सा मैं लाल कलर से रंग रहा हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये हम लोग क्या करने लगे, अभी तो हम लोग भिन्न पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो ये भिन्न को ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझते जाइए। तो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे। अब आप बोलोगे सर अगर मैं कह रहा हूं कि दोनों जो, मान लो किसी 2 भाई को बांटना हो, दोनों ही का नाम ए और बी है, अगर ए को ये वाला हिस्सा मिला, ठीक है, ए को मान लो आपने ये हिस्सा दिया, बी को आपने ये हिस्सा दिया, मुझे बताइए ए को कितना रोटी मिला? अगर मैं आपसे पूछूं ए को कितना रोटी मिला, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ए को आधी रोटी मिली, आधा रोटी मिला या आधी रोटी मिली। क्लियर है, ये समझ में आया, सही है ना। तो आप बोलोगे ए को कितना मिला? आधा रोटी मिला। ठीक है, बी को कितना मिला? आप बताओ, बी को कितना मिला? तो आप बोलोगे बी को भी आधा मिला, है ना। अगर किसी एक चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो दोनों हिस्से बराबर है ना, तो अगर ए को आधा मिला तो बी को भी आधा मिलेगा।
तो इस आधा को अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथ्स के फॉर्म में अगर लिखना हो, नंबर के फॉर्म में, तो इस आधा को हम लोग नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर एक रोटी इस तरीके से बना दूं, ऊपर में देखो आप, यहाँ पर लिखा गया, तो इसको आप क्या बोलोगे? यहाँ पर बताइए कितना रोटी है ये ब्लू कलर का? आप बोलोगे सर ये एक रोटी है ना, एक रोटी है। तो एक को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप इस तरीके से लेटर में लिखते हो एक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दो सर्किल इस तरीके से बना दूं, ठीक है, या बोलूं दो रोटी है ये, तो इसे आप कैसे लिखोगे? आप मैथ्स के फॉर्म में इसे टू ऐसे लिख देते हो, दो रोटी को आप टू लिख दोगे। अच्छा, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना वो आंसर कीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके तो मैं समझ ही जाएंगे ये सारी चीज, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, चार रोटी बना दूं, अब मैं आपसे पूछूंगा कितने सर्किल हैं या कितने रोटी, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? सर ये चार है, ठीक है। यहाँ पर बोलोगे आप ये चार है टोटल, क्लियर है? एक दो चार। तो ये सारे जो नंबर हैं ये क्या बता रहे हैं? किसी चीज के क्वांटिटी को बता रहे हैं कि नहीं, कितनी मात्रा है ना। तो ये जवाब किस चीज का दे रहा है? कितना है ना, कितने हैं। तो आप बोलोगे सर एक दो तीन चार, किसी चीज के क्वांटिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि आधा को आप नंबर के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, जैसे एक के लिए आपने इस तरीके से लिखा, दो के लिए ऐसे लिखा, चार को आपने ऐसे लिखा, तो आधा को आप क्या लिखते हो? आधा को अभी के लिए आप याद रखिएगा, मैं थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगा। आधा को 1/2 लिखते हैं, ठीक है। आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। इसको पढ़ते हैं 1/2 या 1/2। ये क्लियर हुआ सभी को? पहले ये बताइए, आधा को 1/2 लिखे तो कभी भी अगर 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी भी चीज के आधे को वो रिप्रेजेंट करता है, हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि सर हाफ 1/2 क्यों लिखते हैं, है ना, क्वेश्चन उठेगा सर इसे 1/2 क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको समझना है। जैसे यहां पर आप कह सकते हो ना कि सर एक रोटी था, एक को कितने हिस्सों में बांटा गया, ये बताइए। एक रोटी को कितने हिस्सों में बांटा गया? मैं आपसे अगर ये पूछूं तो आप क्या करोगे? तो दो हिस्सों में बांटा गया और दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा ये वाला है, ऊपर में ये, ठीक है। दूसरा हिस्सा को मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं, दूसरा हिस्सा ये है, ठीक है। तो अगर मैं लाल वाले भाग की बात कर रहा हूं तो आप बोलोगे सर एक चीज को दो बराबर भागों में बांटा गया तो इसे 1/2 कहेंगे, आधा कहेंगे। यहां भी कह सकते हो सर एक रोटी को दो हिस्सों में बांटा गया तो इसे हम 1/2 कहेंगे, क्लियर है? या आप ऐसे समझ सकते हो कि ऊपर में देखो दो नंबर है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, एक ऊपर संख्या है, एक नीचे संख्या है। और डिटेल में थोड़ी देर में सीखेंगे, अभी आप ये समझो कि ऊपर में जो संख्या रहेगी ये संख्या वह रहेगी जिसकी भी आप बात कर रहे हो, जिसकी भी आप बात करना चाह रहे हो, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो, जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, वो ऊपर में रहेगा, न्यूमरेटर रहेगा, वो अंश में रहेगा। जो नीचे है ये पूछा बताना है आपको कि ये टोटल कितने हिस्से हैं, कुल हिस्सों की संख्या ये है, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स है? तो आप बोलोगे लाल कलर का एक हिस्सा है ये वाला, सॉरी इसको मैं लाल कर दे रहा हूं, ठीक है। लाल कलर का कितना हिस्सा है? एक हिस्सा है। कुल कितने हिस्से में से? दो हिस्सों में से, ठीक है। ग्रीन कलर का कितना हिस्सा है? आप बोलोगे एक हिस्सा ग्रीन है, कुल कितने हिस्से में से? दो हिस्सों में से। ये क्लियर हुआ कि दो में से एक हिस्सा हरा है, ये क्लियर हुआ? ये बताइए, ठीक है। तो यहां से हमने ये सीखा कि इसे हम लोग दोनों ही पार्ट को, तो इसे अपन 1/2 क्यों लिखते हैं? आप बोलोगे दो में से एक भाग, ठीक है, दो हिस्सों में से एक भाग। और इंपॉर्टेंट क्या है? ये दोनों ही हिस्से क्या होने चाहिए? ये जो दोनों हिस्से आपको दिख रहे हैं वो दोनों हिस्से क्या होने चाहिए? दोनों ही भाग जो हैं ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही हिस्से जो हैं वो बराबर आपस में होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसे कर दूं, ये मुझे बताइए, अगर मैं एक रोटी को इस तरीके से डिवाइड कर दूं और मैं पूछूं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग 1/2 है क्या? ये आधा है क्या? हाँ या ना?
तो आप बोलोगे नहीं सर ये 1/2 नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों हिस्से आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों हिस्से आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो वो 1/2 नहीं होगा, दोनों हिस्से बराबर होंगे तभी 1/2 होगा। ठीक है, तो हमने ये क्या देखा कि आधा क्या होता है, हाफ क्या होता है। तो हाफ के लिए आप बोलोगे किसी भी एक चीज को जब 2 बराबर भागों में आप डिवाइड कर दोगे, तो जो प्रत्येक भाग होगा, जो प्रत्येक हिस्सा होगा, वही हाफ होगा, है कि नहीं। किसी भी एक चीज को आप अगर 2 बराबर हिस्सों में बांट दोगे तो वही दोनों आधे मिल जाते हैं, या 2 आधों को मिला के एक पूर्ण बना सकते हैं, है कि नहीं। जैसे आप कह रहे हो कि एक रोटी था, तो एक पूर्ण रोटी को अगर हमने 2 बराबर हिस्सों में बांटा तो ये दोनों हिस्से आधे आधे हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो आप इस आधे को लिखोगे 1/2 और इसे भी लिख दोगे 1/2। ठीक है, डेली लाइफ में आप अपने जीवन में भी यूज करते हो, जैसे कि आपके पास अगर एक नींबू है, ठीक है, एक नींबू है, इसे आप अगर बीच से इस तरीके से कट कर दोगे, ठीक है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आधा नींबू है ना। आप कहोगे सर ये क्या है, आधा नींबू। ठीक है, आप मैथ्स के फॉर्म में अगर इसे आप लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, 1/2 नींबू। ये समझ में आया। बस मैं इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, ये क्लियर है। तो आधा कर देंगे। अच्छा, 2 आधे को मिला के एक पूर्ण बन जाएगा क्या, ये बताइएगा। अगर मैं 2 हाफ को मिला दूं, आधा प्लस आधा, अगर मैं 2 आधे को मिला दूं तो वो एक बन जाएगा क्या, एक पूर्ण। ठीक है, हाँ। तो जो अगर मान लो एक नींबू को आपने काटा, 2 भाग में बट गया, उन दोनों भाग को अगर मैं मिला दूं तो फिर से वो नींबू बन जाएगा, है ना। तो 2 आधे को मिला के फिर से पूर्ण बन जाएगा। ठीक है, तो आप मैथ्स के फॉर्म में अलग अलग शेप पढ़ते हो, जैसे कि इस शेप को आप कहोगे वृत्त, है ना, इंग्लिश में से सर्कल कहते हैं। तो सर्कल को आप अगर 2 बराबर हिस्सों में बांट दो, मैं इस तरीके से कट कर दिया, तो ये जो सिर्फ ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, इस हिस्से को मैं यहां पर भी दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इस हिस्से को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे बोलोगे इस पूरे एक सर्कल का ये आधा है ना। तो ये आधा है, तो इस आधे को आप बोलोगे 1/2। ठीक है, अगर मैं इसे बोलूं कि ये पूरा स्क्वायर है मेरे पास, ये पूरा एक वर्ग, तो ये इस वाले वर्ग का ये आधा है या नहीं है, आप बोलोगे सर इसका ये आधा है, तो आप इसे बोलोगे 1/2। ठीक है, तो काफी सारे उदाहरण से हमने देख लिया कि आधा को हमेशा 1/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये किसी भी एक चीज को सिर्फ 2 ही भाग में बांट सकते हैं क्या, या 2 से अधिक भागों में भी बांट सकते हैं, ये बताइए। किसी भी चीज को सिर्फ 2 भाग में बांट सकते हैं या 2 से अधिक भागों में भी बांट सकते हैं, ये बताइए। 2 से ज्यादा पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 3 भागों में, 4 भागों में, है ना। तो मान लो आपके पास एक रोटी है, अगर इन दोनों भाई को, जैसे मैं कह रहा हूं 2 भाई थे, अब उनके एक एक दोस्त भी आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस रोटी को 4 हिस्से में बांटना है ना। तो 4 हिस्सों में अगर बांटना है, 4 बराबर हिस्सों में, ये ध्यान दीजिएगा, 4 इक्वल पार्ट में बांटने हैं, बराबर हिस्सों में बांटने हैं। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, इस तरीके से आप इसको डिवाइड करोगे। पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, है ना। आपने क्या किया, इसे बराबर 2 हिस्सों में बांट लिया। अभी क्या हुआ, 2 भाग में बटा, 2 बराबर हिस्सों में। अब मैं फिर इसे कट कर रहा हूं इस तरीके से। अब ये कितने हिस्से में बट गए, एक रोटी बताइए मुझे कितने हिस्से में बट गए। तो आप बोलोगे सर एक रोटी 4 हिस्सों में बट गए। ठीक है, 4 हिस्से में बट गए। आपको यहां दिख रहे हैं कुल 4 हिस्से दिख रहे हैं। ठीक है, चारों हिस्से कैसे हैं, आपस में बराबर है। ठीक है, मैं कह रहा हूं चारों जो दोस्त हैं, चारों लोगों के नाम अगर मैं कह रहा हूं ए बी सी और डी हैं, ए को ये वाला हिस्सा मिला, बी को ये वाला हिस्सा मिला, सी को ये हिस्सा मिला और डी को ये हिस्सा मिला। मैं अगर आपसे पूछूं कि ए को कितना रोटी मिला, ए को कितना रोटी मिला, तो आप बोलोगे सर ए को 1/4 मिला। ठीक है, कितना मिला, 1/4 मिला। अब 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ, आप बताओ कुल कितने हिस्से हुए। तो आप बोलोगे कुल 4 हिस्से थे, इस 4 हिस्से में से ए को कितना हिस्सा मिला, आप बोलोगे सर ए को 1 हिस्सा मिला कुल 4 हिस्सों में से। ये समझ में आया, 1 हिस्सा मिला 4 हिस्सों में से। ठीक है, तो ऊपर में हमने क्या लिखा, ऊपर में आपने वही लिखा ना जिसकी भी आप बातें कर रहे हो, जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। नीचे में आपने क्या लिखा, कुल कितने हिस्से हो गए। ठीक है, टोटल जितने हिस्से हो गए वही चीज है नीचे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी को कितना मिला,
अगर मैं पूछूं कि डी को कितना मिला, तो आप बोलोगे सभी को सर बराबर बराबर दिया जा रहा है, तो डी को भी 1/4 मिला, है ना, तो डी को भी 1/4 मिला। क्लियर है, डी को भी 1/4 मिला, सी को भी 1/4 मिला, 1/4 मिला, और बी को भी 1/4 मिला। मतलब सभी को एक एक हिस्से मिले थे कुल 4 हिस्सों में से। इतनी क्लियर हुई बातें, हाँ या ना, ये बताइए। कुल 4 हिस्सों में से सभी को एक एक हिस्सा मिल गया, ठीक है, तो सभी को 1/4 मिला, 1/4 मिला। ठीक है, तो आप इस तरीके से कहते हो कि हमने इसे 4 भागों में बांटा। आप बोलोगे कुल 4 हिस्से हो गए सर, तो सभी को, हर एक पार्ट को आप इसे कहोगे 1/4। ठीक है, इस वाले भाग को कहोगे 1/4, इस वाले भाग को कहोगे 1/4, और इस वाले भाग को कहोगे 1/4, है ना। किसी आप 2 तरीके से समझ सकते हो। एक रोटी को हमने 4 भागों में बांटा, सिर्फ इतना नहीं बोलना है कि 4 भागों में बांटा, आप कहोगे एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो प्रत्येक भाग को 1/4 कहेंगे। या बोल सकते हो सर, अगर हमें सिर्फ एक भाग की पूछी जा रही है कि ये वाला भाग कितना को दिखा रहा है, तो आप बोलोगे सर ये एक भाग है, कुल कितने भाग, 4 भागों में से। तो हमेशा ध्यान रखिए A/B लिख रहे हो ना आप, तो ये लिखोगे जिसके भी आप बातें कर रहे हो, जिसको भी आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। बी क्या होगा, कुल कितने हिस्से हो गए। तो नीचे में क्या रहेगा, हमेशा कुल हिस्सों की संख्या, कि टोटल कितने हिस्से हुए। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया कि सभी हिस्से को 1/4 कहेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि हमेशा ऊपर में एक ही रहेगा क्या, सिर्फ एक ही वस्तु को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2/5, है ना, 3/7, काफी तरीके से हम लोग लिखते हैं। 3 को 7 हिस्सों में बांटना, जैसे कि आप डेली लाइफ में कई बार यूज करते हो ना, आधा किलो सेव, है ना, 2/3 पानी, 1/4 रोटी, इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं जाने अनजाने। ठीक है, तो आधा किलो सेव कहने का मतलब क्या हुआ, आधा किलो सेव कहने का मतलब हुआ 1 kg। कोई एक क्वांटिटी रहता है, कुछ फिक्स क्वांटिटी रहता है ना। 1 kg सेब मतलब कुछ फिक्स होगा। ठीक है, अब इसी 1 kg को मैं अगर आधा कर दूं, इसी 1 किलो को मैं अगर आधा कर दूं, तो जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आया? तो आप बोलोगे आधा किलो सेब कहने का मतलब क्या लिखोगे आप, 1/2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम का आधा, है ना। तो ये क्या है, 1 kg का आधा है। ये समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कह रहा हूं इस वाले, इसमें आप बोलोगे सर 2/3 पानी, मतलब अगर मैं लिख दूं 2/3 पानी। यहां पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूं 2/3 पानी, इसमें क्या बोलोगे, 3 हिस्से में कैसे बटा। यहां पर आप समझ सकते हो कि 2 को 3 भागों में बांटा गया, क्या 2 पानी को 3 भागों में बांटा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 पानी को 3 भागों में नहीं बांटा गया। आप बोलोगे सर ये कितना गिलास पानी, आप बोलोगे सर इसे बोलेंगे सर 1 गिलास। ठीक है, भले ही कुछ हिस्सा खाली है, ये 1 गिलास है। अब अगर मैं इस 1 गिलास को 3 बराबर हिस्सों में बांटू, ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ठीक है, अब ये जो तीनों हिस्से दिख रहे हैं आपको, मैं कह रहा हूं कि ये तीनों हिस्से क्या है, आपस में बराबर। ठीक है, तीनों हिस्से कैसे हैं, आपस में बराबर है। 3 हिस्से सभी को दिख रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है, या उसके पहले मुझे बताओ कुल कितने हिस्से हैं यहां पर, ये बताइए, कुल हिस्सा बताइए मुझे। आप बोलोगे कुल सर 3 हिस्सा हो गया, है ना। पहला हिस्सा आपको यहां दिख रहा है 1, दूसरा हिस्सा यहां दिख रहा है 2, तीसरा हिस्सा यहां पर दिख रहा है 3। तो कुल 3 हिस्से हो गए। ठीक है, टोटल 3 हिस्से हो गए। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं उसमें से कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है, कितने भाग में पानी भरा हुआ है, मुझे बताइए। 2 भाग में पानी भरा हुआ है, तो आप बोलोगे सर इस वाले भाग में पानी भरा हुआ है और इस वाले भाग में पानी भरा हुआ है। तो कुल 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है ना, 1 + 1। तो आप बोलोगे 2 हिस्से में पानी भरा हुआ है कुल 3 हिस्सों में से। ठीक है, तो 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है कुल 3 हिस्सों में से। तो 3 नीचे क्या है, कुल कितने हिस्से आपने किए, कितने हिस्से की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो 2 लिखा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना हिस्सा खाली है, जो खाली पार्ट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप बोलोगे 1 हिस्सा खाली है, कितने हिस्सों में से,
कुल कितने हिस्से थे? तो 3 हिस्से थे, तो आप इसे लिखोगे 1/3। तो अगर मैं खाली की बात कर रहा हूं तो खाली को आप लिखोगे 1/3, है ना। इसको क्या कहेंगे? 1/3 खाली है ना। आप बोलोगे 1/3 खाली है, या कह सकते हो 1/3 खाली है। 1/2 नहीं, 1/3, क्योंकि 3 हिस्से हुए थे, 3 बराबर हिस्से हुए थे। ठीक है, क्लियर है। और ये तो आप देख ही रहे हो कि 1/4 रोटी है, एक रोटी को 4 भागों में बांटा गया, तो 1/4 है। इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से आप लिख रहे हो। ऊपर में क्या है, जिस भी हिस्से की हम बात कर रहे हैं वो लिखेंगे। नीचे में क्या लिख रहे हो, जितने बराबर हिस्सों में बट रहा है वो लिखेंगे। ठीक है, आवाज नहीं आ रही अंकित? एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, आवाज आने लगेगी, क्योंकि सभी को जा रही है ना आवाज। एक बार कंफर्म करके बताइए सभी लोग, सभी लोग कंफर्म करके बताएं आवाज जा रही है। हाँ, तो आवाज जा रही है अंकित, एक बार आप लेफ्ट कर दीजिए, फिर से ज्वाइन करिए। ठीक है, आवाज जाने लगेगी। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। तो वही चीज बताई जा रही है कि कई बार हम लोग 1/2 किलो सेब लिख देते हैं, 2/3 पानी लिख देते हैं, 1/4 रोटी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी मैं 2/3 लिख रहा हूं तो 2 है भरा वाला हिस्सा, 3 है हमारे पास खाली वाला हिस्सा। तो कितना हिस्सा भरा हुआ है ये देखना है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि कितने हिस्सों में आपने इसको पहले डिवाइड किया, और तीनों हिस्से बराबर होने चाहिए। 1 2 3 जो हिस्से होने चाहिए तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है कि पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा तीनों बराबर होना चाहिए। उसमें से 2 हिस्सा भरा हुआ था तो 2/3 लिख दी। ठीक है, अब जब इतनी सारी चीजें आप अगर समझ गए हो, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न को, फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब इसकी परिभाषा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बस अलग अलग उदाहरण से समझ रहे थे। अभी तक मैंने आपको परिभाषा नहीं बताई है ना, डेफिनेशन नहीं बताया है। तो अब आपको परिभाषा समझना है, डेफिनेशन समझनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा गया है। जितने भी नंबर आपने अभी तक देखे P/Q के फॉर्म, है ना, जो वो एक हिस्सा को रिप्रेजेंट कर रहा था, जैसे कि 2/3 पानी, 1/2, है ना, 1/4। तो आप कहोगे किसी भी P/Q के रूप की संख्या, P/Q के रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप क्यों कह रहा हूं ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता है, मतलब पार्ट ऑफ द होल, मतलब किसी पूरी चीज के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, वही भिन्न कहलाता है। ठीक है, तो किसी नंबर का अगर सरलतम रूप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो किसी पूरी चीज का कुछ हिस्से को, कुछ भाग को रिप्रेजेंट करे, तो उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। जैसे, नहीं, इसे रेशनल नंबर नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर क्या होता है वो अभी थोड़ी मतलब आगे की क्लास में सीखेंगे। ये मत सोचना कि जितने भिन्न होंगे सभी रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर सभी भिन्न होंगे, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी उससे कंफ्यूज मत करिएगा। तो रेशनल नंबर भी P/Q का फॉर्म का होता है, लेकिन थोड़ा अंतर है इसमें। तो अभी आप समझिएगा, सरलतम रूप अभी मैं आपको बता रहा था, सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा था। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। अगर मैं लिख रहा हूं 4/6, तो ये सरलतम रूप है क्या? तो आप बोलोगे सर ये सरलतम रूप नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो 4 और 6 ये दोनों ही नंबर किसी सेम नंबर से कट रहे हैं क्या? 4 और 6 2 से कट जाता है ना, 2 4 से भी कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, और 6 भी 2 से कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 से अगर मैं ऊपर दो नीचे काटू, तो आप बोलोगे सर 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 4/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सरलतम रूप 2/3 होगा। ठीक है, 2/3 होगा। और 2/3 क्या है, एक भिन्न है। क्यों? क्योंकि ये 3 में से 2 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 3 में से 2 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया, किसी पूर्ण चीज के कुछ भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हुआ? जैसे आप उदाहरण से भी समझो, आपने ये रोटी वाले उदाहरण को देखा, तो अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं, ठीक है, मैं ये 1/4 इसको लिख रहा हूं, तो ये 1/4 क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, किसी पूर्ण एक रोटी का कुछ हिस्सा ही तो दिखा रहा है ना, कुछ हिस्सा दिखा रहा है, कुछ भाग दिखा रहा है। ठीक है, तो पूर्ण के कुछ भाग को दिखाएगा, है ना।
आप इंग्लिश में समझ सकते हो पार्ट ऑफ द होल, है ना। तो आप कह सकते हो किसी पूरी चीज का कुछ हिस्से को दिखाएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, सभी p बाई क्यू के रूप की संख्या भिन्न नहीं होती। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं 6/3, ये भिन्न है क्या? 6/3 भिन्न है क्या? ये बताइए। नहीं, ये 6/3 भिन्न नहीं होगा, क्योंकि आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब करोगे तो आप बोलोगे सर 6 के 3 से 6/3 का मतलब क्या हुआ? 6 को 3 से भाग दीजिए, तो आप बोलोगे 3 दूना 6। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप लिखोगे ना, तो ये क्या आएगा? तो ये 2 से कट जाएगा और ये 2 आएगा। अब ये 2 क्या है? 2 किसी पूरी चीज को दिखा रहा है, पूर्ण चीज को दिखा रहा है, पूर्ण को दिखा रहा है ना। तो 2 क्या है? भिन्न नहीं है। समझ में आया? तो 6/3 भी भिन्न नहीं होगा। इतना क्लियर है? ये समझ में आया? तो अगर मैं कभी आपसे बोलूं कि 8/8 ये भिन्न है क्या? हाँ या ना? यस या ना? तो इसका सरलतम रूप आप लिखिए, सीधे इसको देख कर नहीं बताओगे, आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखोगे। तो 8/8 लिखने का मतलब क्या हुआ? ये तो 1 हो गया ना, इसको आप जब डिवाइड करोगे, काटोगे, तो सरलतम रूप 1 आया। तो आप बोलोगे सर ये क्या है? एक भिन्न नहीं है, ठीक है। एक तो पूर्ण को दिखा रहा है ना, तो ये पूर्ण है, ये है ना, कंप्लीट है, ठीक है, ये होल है, ठीक है। चलिए, मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं और कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ लिख दिया 10/20, बस मुझे बताइए ये सरलतम रूप में लिखा हुआ है क्या? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, हाँ या ना? बस इतना बताइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या? तो बोलोगे सर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इसमें कुछ दिखता है कटते हुए, है ना। तो आप कहोगे ऊपर और नीचे में अगर 10 से भाग लगा दूं, तो आप बोलोगे सर ये 1/2 बन जाएगा, या सीधे सीधे आप 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये 1/2 आया, और ये एक भिन्न है। आप बोलोगे कि 10/20 एक भिन्न है, क्योंकि इसका जो सरलतम रूप है, सिंपलेस्ट फॉर्म, एक पार्ट ऑफ द होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूर्ण के कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 में से एक हिस्सा। 10/20 बराबर 1/2। हाँ, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? तो आप पे यहां पर जितने भी नंबर लिखे गए, इसको ध्यान से देखिए। आप कहोगे 5/6, 5/6 क्या है? कुल 6 हिस्सों में से 5 हिस्से, ठीक है, यह एक भिन्न है। 1/2, 2 हिस्सों में से एक हिस्सा, ठीक है, यह भी एक भिन्न है। 3/4, 4 हिस्से में से 3 हिस्सा, ठीक है, यह भी एक भिन्न है। मुझे बताइए 7/6 यह भिन्न होगा क्या? ये बताइए, 7/6 एक भिन्न होगा क्या? हाँ, भिन्न होगा। अब देखिए यहां पर कुछ थोड़ा सा आपको डाउट लग सकता है, ध्यान से समझिएगा। आप बोलोगे सर 6 में से 7 हिस्सा कैसे होगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा कि सर 6 में से 7 हिस्सा कैसे होगा, ये तो भिन्न नहीं होना चाहिए। अभी के लिए ये याद रखिएगा कि ये एक भिन्न है, ठीक है, ये एक भिन्न है, ठीक है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे जब हम लोग भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे, जब भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे कि ये किस प्रकार का भिन्न है, ठीक है। अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर में अधिक भी है तो हम उसे भिन्न कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 6/3, तो ये भिन्न नहीं होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 दूनी 6, तो आप बोलोगे ये 2 आ जाएगा, ये भिन्न नहीं। हाँ, 6/7 होता तो भी एक भिन्न होता, 6/7 भी एक भिन्न है, 7 में से 6 हिस्सा, 6/7 भी भिन्न है, 7/6 भी एक भिन्न है, ठीक है। चलिए, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ये बताइए, अगर मैं लिख दूं 15/12, देखो इसको आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले मैं पूछ रहा हूं ये भिन्न है कि नहीं है, आप सब क्या करोगे? सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 से ऊपर और नीचे डिवाइड करोगे। 3 से हमें दिख रहा है 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो 3 से काटोगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो आप बोलोगे सर ये 5/4 आता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये 5/4 है, भले ऊपर में ज्यादा है, तो ये एक भिन्न होगा, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भिन्न है। क्लियर हुआ? तो ये भिन्न है, किस प्रकार का भिन्न है हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे या अगली क्लास में सीखेंगे। इतना क्लियर है? ये बताइए। तो कैसे नंबर भिन्न नहीं होंगे?
तो अगर मैं आपसे पूछ लूं 25/5, ये बताइए ये भिन्न है क्या? 25/5 भिन्न है क्या? आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। आप बोलोगे 5×5 = 25 होता है सर, इसका मतलब तो 5 हो गया है ना, 5×5 = 25 होता है, तो ये तो 5 हो गया। और 5 एक पूर्ण को दिखा रहा है, तो 5 एक भिन्न नहीं है, 5 भिन्न नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब समझ में आ गया? चलिए, तो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर करने का। मुझे बताइए इसमें से कौन सा एक भिन्न नहीं है? तो चैट आपका अभी बंद है, आपको आंसर पोल में देना है। पहले डिसाइड करो कि कौन सा भिन्न नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नहीं है वही आपका आंसर है। देखिए कौन सा भिन्न नहीं है। 1/2 लिखा हुआ है, ये 5/7 लिखा हुआ है, ये 4/4 लिखा हुआ है, और ये 8/6 लिखा हुआ है। अच्छा, कभी मैं A/B ऐसे लिख रहा हूं ना, इसका मतलब वो A/B है। ठीक है, तो दो तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर गलत आ रहे हैं तो ध्यान से करिएगा, आंसर गलत मत करिए। ठीक है, कौन सा भिन्न नहीं है? जो भिन्न है वो नहीं पूछा जाता, जो भिन्न नहीं है वही पूछा जाता है। देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो फ्रैक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा, दो बच्चे का आंसर अभी रह रहा है, तो दो लोग जिनका अभी नहीं हुआ है अभी जल्दी से आंसर कीजिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको सॉल्व नहीं करना है, आप देख के बता सकते हो। 10 सेकेंड की आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, काफी लोगों ने आंसर कर भी दिया है। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। यहां पर आप क्या बोलोगे? अभी आपने बताया सरलतम रूप पहले देखेंगे, तो 1/2 तो सरलतम रूप में ही दो में से एक हिस्सा को दिखा रहा है ना। 1/2 क्या है? एक भिन्न है, आपको कई बार बताया जा चुका है, दो में से एक हिस्सा है ना। आप बोलोगे ये आधे को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये तो स्पेशल नाम आपको याद भी है, 1/2 एक आधा होता है, तो 1/2 को एक भिन्न है। ठीक है, ये तो भिन्न है। 5/7 क्या है? 7 में से कुल 7 हिस्सों में से 5 हिस्से, है ना। तो आप बोलोगे ये भी पूर्ण का कुछ भाग को दर्शा रहा है ना, कुल 7 हिस्से में से 5 हिस्से। तो आप बोलोगे सर ये भी एक भिन्न है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों ही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, सरलतम रूप में नहीं है। आप 4/4 को क्या लिखोगे? 4/4 को सोल्व करके इन दोनों को कैंसिल करोगे और बोलोगे ये तो एक है, और एक क्या है? एक पूर्ण है ना, एक पूरी चीज को दिखा रहा है। पूरा अगर कट गया तो आप बोलोगे ये पूर्ण है, ये भिन्न नहीं है ना, भिन्न नहीं है, तो आप कहोगे यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी को अगर देखोगे तो ऑप्शन डी में आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। 8/6 को आप लिखोगे 2, और 2 से 8 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, तो आप बोलोगे सर 2×4 = 8, 2×3 = 6। 3 में से 4 हिस्सा क्या होता है ये तो अभी के लिए आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन आपको अभी मैं बता रहा था कि अगर ऊपर में ज्यादा भी है तो आप बोलोगे यह एक भिन्न तो है सर, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार का भिन्न है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 4/3 भी एक भिन्न है, सिंपलेस्ट फॉर्म एक भिन्न को दिखा रहा है, तो ये भी एक भिन्न होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया ये क्वेश्चन, हाँ या ना? चैट में लिख के बताइए। ऑप्शन सी हमारा सही था, काफी लोग के आंसर गलत भी थे, तो जिनका गलत हुआ वो बताइए। क्लियर है अब? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि 4/12 एक भिन्न है। अगर मैं लिखूं 4/12, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखोगे? ये मुझे चैट में लिख के बताइए, सरलतम रूप में से क्या लिखेंगे? 4/12 को सरलतम रूप में आप लिखोगे, 4 से अगर मैं 12 को काटू सर, ये 3 बार में कटेगा, तो आप बोलोगे सर 1/3, है ना। तो 1/3 क्या दिखा रहा है? किसी 3 में से एक हिस्सा, कुछ पूर्ण का कुछ हिस्सा।
तो आप बोलोगे 4/12 एक भिन्न है, ठीक है, 4/12 तो एक भिन्न है। इसे पढ़ते क्या है, 4/12 या 4/12, ये तो सभी को पता है, आप सभी को 4/12 पढ़ते हैं या 4/12 पढ़ते हैं। अच्छा, लिखते दो तरीके से, या तो 4/12 में ऐसे लिखूं या 4/12 ऐसे लिखूं, दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों ही तरीके से लिखा जाता है। अब सवाल उठता है कि 4/12 का मतलब क्या है, 4/12 क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, इसको और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, आपकी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहां पर आपको अभी एक रेड कलर का एक स्क्वायर सीट दिख रहा है सभी को, लाल कलर का कागज दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कितना स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक पेपर दिख रहा है आपको, ठीक है। आप बोलोगे एक कागज है, ठीक है। अब इसे मैं अगर बराबर 12 हिस्सों में बांटू, क्यों 12 हिस्सों में बांटा जा रहा है, क्योंकि 4/12 लिखा गया है ना, तो नीचे में कितना है, नीचे में 12 है, तो कुल 12 हिस्सों में आप इसे डिवाइड कीजिए, कुल 12 हिस्से में डिवाइड कीजिए, और ये 12 हिस्से कैसे होने चाहिए, 12 हिस्से बराबर होने चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड किया आपने, है ना। तो कुल 12 हिस्से आपको दिख रहे हैं यहां पर, आप सभी को बताइए जल्दी से, 1 2 3 4, है ना, और यहाँ 5 6 नंबरिंग मैं कर चुका हूं। तो आप बोलोगे सर यहाँ 9 से 10 11 12, तो कुल 12 हिस्से दिख गए। क्या ये सभी 12 हिस्से आपको बराबर दिख रहे हैं, तो बोलोगे जी सर ये सभी हिस्से मुझे बराबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, 12 हिस्से में बट गए, सभी 12 हिस्से बराबर है। अब मैं अगर ये कहूं कि इसमें से किसी भी 4 हिस्सों को आपने कलर कर दिया, जैसे मैं कह रहा हूं ये पहले भाग को मैं कलर कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से रंग दिया, दूसरे हिस्से को भी मैं कलर कर दिया, ठीक है, तीसरे हिस्से को भी मैं कलर कर दिया, और चौथे हिस्से को भी मैं इस तरीके से कलर कर दिया, ठीक है। मुझे बताइए कि कुल कितने हिस्से कलर हो गए, ब्लू कलर के आपको कितने हिस्से दिख रहे हैं, ये बताइए मुझे, कुल कितने हिस्से कलर हो गए। तो आप बोलोगे सर 4 हिस्सा कलर हो गया, ठीक है। कुल कितने हिस्से में से, कुल कितने हिस्से थे, कुल कितने हिस्से थे, आप बोलोगे कुल 12 हिस्से थे, तो आप बोलोगे 4/12 होगा, इस ब्लू कलर वाले भाग को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आप बोलोगे 4/12। ये क्लियर हुआ। तो ऊपर में आपने क्या लिखा, इसको मैं अगर 4/12 लिख रहा हूं ब्लू कलर का जो है, आप बोलोगे ऊपर में आप क्या लिख रहे हो, आप यहां पर लिख रहे हो जिसकी भी आप बातें कर रहे हो, जिसकी भी आप रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो, है ना, तो उसे आपने ऊपर लिख दिया। नीचे में बार बार क्या कर रहा हूं, नीचे आप लिखोगे कुल कितने हिस्से हो गए थे आपके, है ना, कुल कितने हिस्से थे, तो कुल 12 हिस्से थे। अगर मैं आपसे पूछूं रेड भाग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, P/Q के फॉर्म में, है ना, भिन्न के फॉर्म में इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये मुझे बताइए। लाल वाले हिस्से को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे कुल कितने हिस्से लाल हैं, आप बोलोगे सर एक, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 हिस्से लाल हैं, ठीक है। तो यहां पर कुल में 8 हिस्से को लिख दिया लाल है। कुल कितने हिस्सों में से, कुल 12 हिस्सों में से, टोटल 12 हिस्से था ना, तो 12 में से 8 हिस्सा लाल है, क्लियर है। 12 में से 4 हिस्सा ब्लू है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहां से आपको एक और कंसेप्ट सीखना है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप अगर P/Q के फॉर्म में नंबर लिखते हो, P/Q के फॉर्म में लिखते हो, तो ऊपर में जो लिखा हुआ है इसे आप अंश कहते हो, ठीक है, क्या कहते हो, अंश। अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। क्यू को क्या कहते हैं, क्यू को हर कहते हैं, ठीक है, हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हर को डेनोमिनेटर कहते हैं, डेनोमिनेटर, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या सीख रहे हो, अंश क्या दिखाएगा, अंश यही दिखाएगा कि जिसकी भी आप बातें करना चाहो, जिस चीज को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। हर क्या दिखाएगा, हर डेनोमिनेटर दिखाएगा कि कुल कितने हिस्से थे, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं 4/12, ठीक है, तो इसमें 4 क्या है, 4 ऊपर है तो ऊपर वाले को आपने अंश कहा, 12 नीचे है तो 12 को आपने हर कहा,
ठीक है, तो नीचे हर रहेगा, ऊपर अंश रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? अंश और हर समझ में आया? ये बताइएगा जल्दी से मुझे। हाँ, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले प्रैक्टिस करिए, अभी काफी सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, फिर क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं लिख रहा हूं 5/13, तो इसमें मुझे बताइए अंश क्या है? अंश बताइए, न्यूमरेटर बताइए। न्यूमरेटर आप बोलोगे सर ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, तो ये 5 होगा। हर क्या होगा? हर बोलोगे 13 होगा, है ना? डिनोमिनेटर 13 होगा। ठीक है, तो अगर मैं P/Q के फॉर्म में लिखूं, तो P हमारा अंश है, Q हमारा हर है। तो ये तो क्लियर है। अगर मैं लिख दूं 13/5, 13/5 में अंश क्या है? 13/5 में अंश क्या है? तो जो भी ऊपर रहेगा, बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं है, जो भी ऊपर रहेगा वही अंश रहेगा। तो आप बोलोगे सर अंश हमारा इस बार 13 हो गया, और हर मतलब नीचे वाले उसे 5 कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। चलिए, अगर मैं यहां पर एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं मान लो कह रहा हूं कि ये एक पिज्जा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं कुल 8 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, कुल 8 भागों में इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। और ये जो 8 भाग है, भले आपको हो सकता है कुछ बड़े और कुछ छोटे दिखे, लेकिन मान के चलिएगा कि 8 हिस्से आपस में बराबर है। ठीक है, 8 हिस्से कैसे हैं? आपस में बराबर है। अब इसमें मैं एक हिस्से को काले कलर से रंग दे रहा हूं। ठीक है, एक हिस्से को मैं काले कलर से रंग दिया, 2 हिस्सों को मैं लाल कलर से रंग दिया। ठीक है, 3 हिस्से को मैं ब्लू कलर से रंग रहा हूं। ठीक है, और 2 हिस्सा मैं सफेद ही छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पिज्जा के कि कुल कितने भाग किए गए, मुझे बस इतना बताइए, कुल कितने भाग है? तो आप बोलोगे 8 हिस्से किए गए हैं सर, कुल 8 भाग। अगर मैं बोलूं रेड भाग कितना है, अगर मैं रेड को रिप्रेजेंट करना चाहूं P/Q के फॉर्म में, तो आप रेड वाले हिस्से को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? रिप्रेजेंटेशन बताइए। आप बोलोगे लाल कितना है, आप बोलोगे एक हिस्सा ये वाला लाल है, एक हिस्सा ये वाला लाल है, तो 2 हिस्सा लाल है कुल 8 हिस्सों में से। ठीक है, इसे 2/8 ही लिख देंगे, उसको सिंप्लीफाई करने की अभी जरूरत नहीं है, आप 2/8 ही लिखोगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं ब्लू वाले हिस्से को रिप्रेजेंट करके बताइए, ब्लू हिस्से को कैसे लिखोगे? आप बोलोगे 3 हिस्से सर ब्लू दिख रहे हैं मुझे, है ना, 3 हिस्से ब्लू दिख रहे हैं, 1 2 3, है ना, ये तीनों हिस्से मुझे ब्लू दिख रहे हैं कुल 8 हिस्सों में से। तो नीचे हमेशा क्या आएगा? कुल कितने हिस्से थे। चलिए, अगर मैं पूछूं काले वाले भाग की, ब्लैक कलर का बताइए, ब्लैक कितना हिस्सा है? आप बोलोगे एक हिस्सा, सिर्फ एक ही हिस्सा काला है ना, एक कुल 8 में से। ठीक है, और मैं व्हाइट को पूछ लूं तो क्या बोलोगे? व्हाइट कितना हिस्सा है? व्हाइट भी 2 भाग है, बोलोगे सर एक भाग ये हुआ, एक भाग ये हुआ, तो कुल एक और एक 2 हिस्सा आ गए, 2/8 लिखोगे। इतनी क्लियर है बातें? इस तरीके से आप कर लोगे। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान क्या देना था कि कुल जो बड़ा हिस्से थे, ये 8 हिस्से कैसे होने चाहिए थे? ये 8 हिस्सा कैसा होना चाहिए, ये बताइए चैट में लिख के। ये 8 हिस्सा आपस में इक्वल होना चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए, ये नहीं कि कोई एक हिस्सा बड़ा हो कोई एक हिस्सा छोटा हो। तो 8 हिस्से आपस में बराबर होने चाहिए। क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 7/8 में 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिखा गया है 7/8 में, ये 7 के बारे में बस पूछा जा रहा है, ये क्या है? भिन्न है क्या 7? हर है, पूर्ण है, या अंश है? ये देखिए,
7/8 में 7 क्या है? अच्छा, क्लास के एंड में सभी लोग रुक जाइएगा, कोई भी अभी क्लास मत लेफ्ट करिएगा, ठीक है? अभी भी 5 लोग के आंसर नहीं आए, जल्दी से आप आंसर करो। जो ऊपर में लिखा रहता है उसे आप क्या कहते हो? जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, बस आप देख के बता सकते थे। इस क्वेश्चन को करने में आपको 2-3 सेकंड ही लगने चाहिए। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। इसको समझ लेते हैं। सीधे सीधे आपको याद है, कभी भी आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर लिखते हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर जो लिखा जाता है उसे आप अंश कहते हो, है ना, मतलब न्यूमरेटर कहते हो, है ना, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे नंबर रहता है उसे आप हर कहते हो, उसे आप डिनोमिनेटर कहते हो। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि न्यूमरेटर को एन आर लिख देते हैं कई बार, और डेनोमिनेटर को डी आर लिख देते हैं, ठीक है? इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? डी आर मतलब हर की बात की जा रही है। तो अगर मैं 7/8 लिख रहा हूं तो आपको दिख रहा है 7 ऊपर है, तो 7 क्या है? अंश है हमारे पास, तो डी, और आंसर कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। इतना क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है, सारी चीज बताइए। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्लास एंड करने के पहले, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, ठीक है, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना रहा हूं, और मैं इसके मैं 3 भागों में इसे डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? अब इसमें मैं एक हिस्से को कलर कर रहा हूं, ये लाल है, ठीक है? इसे मैं भी लाल कर दे रहा हूं, ठीक है? इसको भी मैं लाल कर दी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से कितने हिस्से लाल हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं रेड पार्ट को 2/3 लिखूं तो सही होगा क्या? काफी लोग 2/3 लिख रहे हो, तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा था। ये गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। आप बोलोगे सर रॉन्ग क्यों होगा, 2 हिस्से तो लाल है कुल 3 हिस्सों में से। हाँ, वेरी गुड, मुस्कान का आंसर बिल्कुल सही है कि इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड किया आपने, काफी अच्छा, ठीक है? क्योंकि आप बोलोगे कि ये तीनों जो हिस्से आपको दिख रहे हैं, मान लो इसे मैं तीनों हिस्सों का नाम दे दिया, इसे आप बोल रहे हो ए, इसे आप बी, और इसे सी, तो क्या तीनों हिस्से बराबर हैं? आप बोलोगे सर तीनों हिस्से बराबर नहीं है, तीनों हिस्से बराबर नहीं है, तो आप बोलोगे आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, ठीक है? ये समझ में आया? तो इसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते ऐसे, तीनों हिस्से जब बराबर होंगे तभी ऐसा कर सकते हैं। समझ में आया? तो ऐसा गलती मत करिएगा कि कभी मैं आपसे पूछ लूं कि ब्लू वाले हिस्से को दिखाइए, तो आप 1/3 लिख दोगे, तो ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसके आगे की चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी क्लास लेफ्ट नहीं करना है, अभी होमवर्क नोट करनी है, ठीक है? कोई भी डाउट हो तो आप अभी पूछ सकते हो।